हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। नए साल की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप ये साल जो है आप लोगों ने जो भी अपनी लाइफ में एम किया हो वो सब आपको मिले। और आज के फ्रंट पेज की अगर हम न्यूज़ देखना शुरू करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिपब्लिक डे की एक न्यूज़ आई है। क्या है रिपब्लिक डे में? देखो परेड होती है और उसमें झांकियाँ जो होती हैं, टैबलूज जो होते हैं अलग अलग स्टेट के आते हैं। तो पंजाब को भी अलाउ नहीं किया गया है। जो उनका मतलब गवर्नमेंट ने इसके पीछे रीज़न ये दिया है कि एक कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कौन कौन सी टैबलू आएंगी। बट यहाँ पे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो ये बोल रहे थे कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिक्स हो रही है। इसके बाद यहाँ पे यूएस की नेवी ने 3 हाउथीज वेसल्स को गिरा दिया है। तो एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ है नहीं। हाउथी रेबल्स आप जानते ही हो, है ना, ईरान के द्वारा बैक्ड किए जाते हैं ये हाउथीज रेबल। और यूएस जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट में है, तो वो वाली चीज़ है। इसके बाद आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर्स। तो ये एक शॉर्ट न्यूज़ है। मनरेगा की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी रिपब्लिक डे पे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अभी जैसे इस पे चीफ गेस्ट आ रहे हैं या टैबलू पे ही हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस टॉपिक को एक दिन डिस्कस करेंगे। तो वो अगर रिपब्लिक डे के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रिपब्लिक डे वाला भी कंटेंट उसमें आ जाएगा। बट आई विल ट्राई कि कल या परसों में रिपब्लिक डे का अभी तक जो जो कंटेंट है ना वो दे दिया जाए। जैसे कि अभी चीफ गेस्ट अनाउंस हो चुके हैं, फिर इंडिया फ्रांस का रिलेशन भी देख लेंगे साथ में, तो वैसा है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अरविंद पंगारिया ये बने हैं चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये थी फ्रंट पेज की कुछ खास न्यूज़। फॉरेन पेज की न्यूज़ देखें तो कॉन्गो प्रेसिडेंट त्शिसेकेडी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म, ठीक है। चाइना रीयूनिफिकेशन विद ताइवान इज़ इनइविटेबल सेज जी ऑन न्यू ईयर। तो देखो चाइना ने भाई इनडायरेक्टली जो है ताइवान को बोल दिया है कि वॉर हो सकती है, हम तो आपको हमारे में मिला के ही मानेंगे। तो वही रीयूनिफिकेशन करके जो टर्म है वो यहाँ पे चाइना ने यूज़ करी है। देखो चाइना इज़ नॉट लाइक अदर कंट्रीज जो सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। ऑफकोर्स दे आर डेवलप्ड एंड बहुत इकोनॉमी अच्छी है, बट ये ना थोड़ा सा मिलिट्री वाला भी करते ही रहते हैं, तो वो थोड़ा सा इनका ताइवान के साथ चल ही रहा है। इसके बाद देखो एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट ऑन गुजरात डिसीजन टू प्रीमेचुरली रिलीज बिल्किस बानो केस कन्विक्ट। ये न्यूज़ देखो ऐसे पहले की हो चुकी है, बट एक आर्टिकल इसके ऊपर निकला है, तो वही थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। और बिल्किस बानो केस तो पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट केस है भारत के इतिहास का, प्लस एक ट्रेजिडी टाइप की एक स्टोरी है जो बिल्किस बानो जी के साथ हुई है। तो ये पूरी आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। अब हुआ क्या था मैं आपको पहले कंटेक्स्ट दे देता हूँ। बिल्किस बानो केस अभी हम आगे आपको समझाएंगे, पर कंटेक्स्ट क्या हुआ था इस केस के अंदर ना कुछ लोग दोषी पाए गए थे और उनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा मिली थी। बट गुजरात की सरकार ने, क्योंकि कानून होता है उसके तहत, उन लोगों को प्रीमेचुरली रिलीज़ कर दिया। मतलब डेथ पेनल्टी की जगह पे थोड़ा सा मतलब आई थिंक अभी जो है उन्होंने 20-20 साल की सज़ा काट ली थी, तो उनको जो है कहा कि अब आप जा सकते हैं, मतलब रिलीज़ कर दिया। तो ऑन गुड बिहेवियर के बिहाफ और इस तरीके की चीज़ों पे। तो उसके बाद ना उसके अगेंस्ट में पिटीशन डली थी सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया। तो वो वाला ये न्यूज़ था। अब चलिए बिल्किस बानो केस देखते हैं डिटेल। वहाँ की ये रहने वाली थी, इनका नाम है बिल्किस बानो, और अपने हस्बैंड के साथ ये वहाँ पर रहती थी। 24 फरवरी 2002 को ईद मनाने के लिए ये दाहोद से एक जगह है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दाहोद से आप यहां कहीं मान लीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बट दाहोद से यहां कहीं एक जगह है जिसका नाम है सिंगवाद। यहां पे ये अपने घर, मतलब जहां पे इनका पैतृक निवास था, वहां पे पहुंचती हैं ईद मनाने के लिए। आप सभी को पता है कि 24 फरवरी 2002 को ईद था और 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से काफी सारे कर सेवक अहमदाबाद के लिए ट्रेन से लौट रहे थे, जिसमें आपको गोधरा वाला इंसिडेंट पता है कि S6 जो कोच था उसमें आग लगा दी गई थी और काफी सारे हिंदू लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, जस्ट 27 फेब के बाद नेक्स्ट डे 28 फेब को पूरे गुजरात में रियोट्स फैल गए और ये रियोट जो है ये सिंगवाड तक भी पहुंच गए। देखिए गुजरात में ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाल था, कहीं पे मैसिव लेवल पे वायलेंस हो रहा था, कहीं पे नहीं हो रहा था। सिंगवाड जो जगह है ना, यहां पे बहुत ही मैसिव लेवल पे हालात बिगड़ गए, वायलेंस होने लगा और उसके बाद सिंगवाड के लोगों ने
अपने आप को ग्रुप में डिवाइड करके अगल बगल की जगहों पे भागने की कोशिश करी। इसी तरीके से बिल्किस बानो ने भी अपने परिवार को 3 भागों में बांट के अलग अलग ग्रुप्स में भागने की कोशिश करी, जिसमें बिल्किस बानो के साथ उनकी मदर, उनकी 3.5 साल की बेटी और वो और कुछ और लोग भी थे। गुजरात रियॉट के समय काफी सारी सिचुएशन खराब थी, जिसके चलते हुए पुलिस प्रशासन एंड एवरीथिंग इस लेवल पे काम नहीं कर पा रहा था कि चीजों को रोक सके। तो ये इस वजह से लोगों ने खुद भाग के अपने आप को बचाव करने की कोशिश करी। हुआ ये कि देखिए, जब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले कुछ दिन तो गुजरात के एक्स एमएलए थे जिनका नाम था डावर, ठीक है, इनके यहां पे ये लोग छुप के रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब ये लोग यहां से भागते हैं और जब कुछ दिन इनके यहां पे शरण लेते हैं, फिर इनको लगता है कि यहां पे भी चीजें सेफ नहीं है, तो ये लोकल जो है एक आदिवासी कम्युनिटी इनके गांव के पास में रहती थी, उनके पास जाके अपनी शरण लेते हैं। और इन लोगों में मतलब जो इनका ग्रुप था, बिल्किस बानो का, इनकी मदर का, इनकी 3.5 साल की बेटी का और जो 13-14 लोग और भी इनके साथ थे, उन लोगों ने उनकी वेशभूषा को अपना लिया होता है और ड्रेस चेंज कर लेते हैं, जिससे कि लोग उन्हें पहचान ना पाए। फिर होता यह है कि सारा चीजें चल रहा था, उसी के बाद कुछ दिन के अंदर नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे देखने को मिलता है कि 3 मार्च, डेट जो है ना वो है 3 मार्च, 3 मार्च 2002। आप टाइमलाइन सारी देखते हुए चलिएगा। 3 मार्च 2002 को कुछ लोग जीप से उस एरिया में आते हैं जहां पे ये लोग आदिवासी की तरह रह रहे होते हैं। बिल्किस बानो उन लोगों को बचपन से जानती हैं, क्योंकि ये इनके नेटिव प्लेस के लोग थे, इनके गांव में बचपन से इन लोगों के साथ रहते थे, वही लोग वहां पे आते हैं। और उसके बाद ये बताया जाता है कि 11 लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया, इनकी मदर का रेप किया और 3.5 साल की बेटी जो है इनकी, उसको मार डाला। देखो, जो 16 लोग थे ना, उसमें से काफी सारे लोग भाग भी गए थे। जो अलग अलग ग्रुप में इनका परिवार डिवाइड हुआ था, उसमें से एक ग्रुप में ये भी थी। तो जो इनका वाला ग्रुप था, उसमें से काफी सारे लोग भाग गए थे। पर बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, इनकी मदर ओल्ड एज में थी, इसलिए ये लोग नहीं भाग पाए और ये उनके पकड़ में आ गए। जिसके बाद इन 11 लोगों ने यह आरोप लगा कि बिल्किस बानो का और उनकी मदर का रेप किया है और इनकी 3.5 साल की बेटी को मार दिया है। देखो, जो लोग आए थे ना, उनको ये लगा कि बिल्किस बानो जो हैं वो मर चुकी हैं और वो उनको वैसा का वैसा छोड़ के चले गए। लेकिन बिल्किस बानो की मृत्यु नहीं होती है। 3 से 4 घंटे बाद जब इनको कॉन्शियस होती हैं, होश आता है, तो जो आदिवासी कम्युनिटी वहां पे थी, उन्हीं से ये ड्रेस लेके पहनती हैं, कपड़े लेके पहनती हैं। और उसके बाद कुछ समय के बाद वहां पे उनको एक होमगार्ड दिखते हैं सॉरी गाइस, इनको वहां पे एक होमगार्ड दिखते हैं और ये सारा मैटर उन होमगार्ड को बताती हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद देखिए, जब सारी चीजें हो जाती हैं, उन होमगार्ड तक बात पहुंचती है, तो नियरेस्ट जो पुलिस थाना था ना, उसका नाम था लिम्बखेड़ा। देखो, स्पेलिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, हिंदी में उसका जगह का नाम था लिम्बखेड़ा। लिम्बखेड़ा के अंदर जो पुलिस उस समय इंचार्ज रहते हैं, उनका नाम था सोम सिंह। क्या नाम था? सोम सिंह। देखो, बात ये पता पड़ती है कि बिल्किस बानो ने जो अपना बयान रख दिया था, क्योंकि ये पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इन्होंने जब बयान दिया ना, तो सोम सिंह ने उस बयान को एज इट इज नहीं लिखा, कंप्लेन को एज इट इज नहीं लिखा, उस कंप्लेन को मॉडिफाई कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिल्किस बानो उनको जानती थी जिन्होंने इनके साथ रेप किया था, इन्होंने बकायदा उनका नाम बताया। लेकिन सोम सिंह ने इस पूरे इंसिडेंट को भीड़ के एक हमले को बदलने की कोशिश करी और इन्होंने एक भी बंदे का नाम नहीं लिखा जिनका नाम बिल्किस बानो जी ने बताया था। फिर यहां से सारा मैटर आगे बढ़ता है और उसके बाद जब आपकी बिल्किस बानो जी को इकबाल रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है। कहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है? इकबाल रिलीफ कैंप में। देखो, आप ना इस कहानी को सुन के ना बहुत सारे लोगों को आज लगेगा कि क्या है सिस्टम, क्या हो रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी भी किसी एक पक्ष को सपोर्ट मत किया करो, कब आपका हमारा नंबर लग जाए पता नहीं पड़ेगा। तो बहुत बायस अपने आप को नहीं रखना है, जहां पे जो गलत है उसको गलत बोलने से रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी विचारधारा के सपोर्टर हो। ये एक चीज है, मेरा लेसन है आप लोगों के लिए, इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा नेक्स्ट नंबर कब आपका हमारा हो सकता है। तो फिर जानते हैं, इकबाल रिलीफ कैंप में बिल्किस बानो जी पहुंचती हैं। वहां पे क्या होता है कि देखिए, काफी सारे लोग जिन्होंने इकबाल रिलीफ कैंप को सेटअप किया था, वहां पे भी अपनी बातें सबको बताती हैं। मैटर वहां पे एनजीओ तक जाता है और इसके बाद एनजीओ जो है ना, इस मैटर को पूरा नेशनल लेवल पे उठा देता है। काफी सारे एनजीओ के सपोर्ट से मैटर नेशनल लेवल पे चला जाता है। फिर इसके बाद देखिए,
केस में, गुजरात कोर्ट में केस फाइल होता है, तो बिल्किस बानो जी को काफी सारी धमकी आती है कि अपना केस वापस ले लो, जिसके चलते हुए बिल्किस बानो जी अपील करती हैं कोर्ट से कि मेरा केस जो है वो ट्रांसफर कर दो। तो गुजरात से इनका केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे? मुंबई। ठीक है, मुंबई की कोर्ट में इनके केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सारा मैटर यहां तक समझ में आता है। इसके बाद देखो, देखने में ये मिलता है कि जब मुंबई के कोर्ट में मैटर होता है, इसके बाद चीजें जब फैसला आने के समय आता है, तो उसमें इन सारे बंदों को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। जनवरी 2008 में इन सभी को, जो 11 लोग थे, इन 11 लोगों में मैं आपको बता दूं, पुलिस, जो सोम सिंह थे, डॉक्टर मिले हुए थे, और जो लोग इसमें जिनका नाम आया था, वो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उन सभी को उम्र कैद की सजा मिल जाती है बाय बॉम्बे का जो ये कोर्ट था जनवरी 2008 के अंदर। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को बिल्कुल एज इट इज आगे बढ़ा देता है, लेकिन इस मतलब वो भी सही ठहराता है इस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को। लेकिन इन सभी के बीच में ना एक कहानी है। कहानी ये है कि जब ये मामला एनजीओ तक पहुंचता है ना, तो जो एनजीओ होता है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। कहां करता है? अभी इससे थोड़ा पहले वाला चैप्टर पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिल्किस बानो ने बहुत बार केस फाइल करने की कोशिश करी, पुलिस तक रीच करने की कोशिश करी, पर चीजें हो नहीं रही थी। तो जब ये एनजीओ में थी ना, जब ये मैटर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, तो एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इसके पीछे लगा दी। और जब सीबीआई इसके पीछे लगाई ना, तब बहुत सारी चीजें सामने आई। जैसे कि सबसे पहले सीबीआई की रिपोर्ट में ये बात है, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको समराइज फॉर्म में बता रहा हूं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बात रखी कि सोम सिंह ने मक्कारी करी है, उनको जो बात बताई गई थी उन्होंने वो नहीं लिखा है। दूसरी चीज ये पुष्टि हुई कि हाँ, रेप हुआ है, एग्जैक्ट रेप हुआ है, और उनके बॉडी पे काफी सारी इंजरी भी थी बिल्किस बानो जी की। सीबीआई की एक रिपोर्ट में ये भी आया कि जो समय की पुलिस थी, उन्होंने काफी सारे बॉडी को छेड़छाड़ करके मैटर को दबाने की कोशिश करी थी। 3.5 साल की इनकी बेटी की बॉडी गायब करने की कोशिश करी थी, जबकि इनकी बेटी 3.5 साल की जो थी, उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो ये सब चीजें जब सबूत सामने आया, उसके बाद मैटर आपका जो है बॉम्बे कोर्ट में गया। और सीबीआई ने एक चीज और बोली थी कि पुलिस ने ना अपनी क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर दी थी कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब भीड़ के द्वारा किया गया था। बाद में सीबीआई ने जब जांच किया ना, तब पता पड़ा कि पुलिस ने जो टाइमिंग लिखी थी ना, वो भी गलत लिखी थी, बहुत बड़ा लेवल पे पूरा का पूरा फेक चीज बनाई गई थी। तो यहां पे भी थोड़ा सा रुकते हैं, पहले हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि एक महिला जो इतना कुछ फेस कर रही थी, उसके साथ कितने बड़ा मैसिव लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही थी, और इसमें पूरा प्रशासन इन्वॉल्व था। प्रशासन मतलब उस समय जो वो पुलिस थे, सोम सिंह, जो डॉक्टर जिन्होंने इनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने रिपोर्ट में चीजें खारिज कर दी कि कोई रेप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और पूरा मैटर को भीड़ का एक गुस्से की तरह बता दिया गया। अब यहां से फिर वापस पहले वाले मामले पे आ जाते हैं कि मामला जब है, जब सीबीआई ने पूरा इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, चीजें हुई, तो भाई साफ साफ चीजें ये हुई कि मामला जो है आपका मुंबई हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया, सॉरी मुंबई हाईकोर्ट कह रहा हूं, मुंबई की जो कोर्ट था जहां पे केस फाइल था, कि भाई ये सभी लोग दोषी हैं और इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसके अगेंस्ट में इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, वहां भी हाई कोर्ट ने कहा इनको उम्र कैद की सजा मिलेगी। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनको उम्र कैद की सजा मिलेगी। अब आप ये समझ लो कि देश की 3 कोर्टें, 3 लेवल की कोर्टें क्या गलत बात बोलेगी, मतलब बिल्किस बानो जी के साथ गलत हुआ था, उसको छुपाने की कोशिश करी गई थी। अब ये मामला न्यूज में क्यों आया था बाद में, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड यार, ठीक है। अब ये मामला न्यूज में क्यों आया था ये देख लेते हैं, ठीक है। ये मामला न्यूज में इसलिए आया क्योंकि 15 अगस्त 2022 को, कब? 15 अगस्त 2022 को इन 11 कन्विक्ट्स को बरी कर दिया गया, जबकि इनको क्या मिला था? उम्र कैद की सजा मिली थी। तो पहले तो किस लॉ के तहत ये चीज होती है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 72 एंड आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 161, ठीक है, हाँ यही है। ये दोनों आर्टिकल जो है ना, ये प्रेसिडेंट
और गवर्नर को पावर देता है कि वो जरूरत पड़ने पे किसी को फैसला किसी की सजा को कम कर सकते हैं, उसको रिहा कर सकते हैं। लेकिन यहां पे इन आर्टिकल का यूज नहीं हुआ था। यहां पे किन आर्टिकल का यूज हुआ था? देखो सीआरपीसी का सेक्शन 432 है। क्या है? सीआरपीसी का सेक्शन, आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक कलर की वजह से, सेक्शन 432 ऑफ कहां का? सीआरपीसी का। तो सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो नीड पड़ने के ऊपर लोगों की सजा को कम कर सकते हैं। आप बहुत बार देखते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट डे होता है या किसी बड़े लीडर का बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो काफी सारे कैदियों को रिहा किया जाता है। तो ये आपको समझना होगा कि यहां पे क्या हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब सेक्शन 432 सीआरपीसी पावर तो देता है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने कौन से लॉ का यहां पे यूज किया था? तो देयर इज अ लॉ बाय द नेम ऑफ गुजरात माफी लॉ। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुजरात माफी कानून। तो ये जो कानून था इसका यूज करके गुजरात सरकार ने इन 11 लोगों को रिहा किया था। देखो क्वेश्चन ये उठा कि गुजरात सरकार के पास तो बहुत सारे लोगों की लिस्ट होगी जिनको कि जो लोग बड़े बड़े मामलों में सजाए काट रहे होंगे, तो सिर्फ इन 11 लोगों को ही क्यों रिहा किया गया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये कि देखो गुजरात माफी जो लॉ था ना, ये एक बार अमेंड हुआ था। एक्चुअली ये जो कानून है आपका, ये 1992 का है। कब का है? 1992 का, जिसको 2004 में अमेंड भी किया गया था। तो 2004 में क्या किया गया था कि भाई किसी ने 2 साल से ज्यादा की अगर कोई ऐसा क्राइम किया जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो इस कानून का 2 साल नहीं, किसी ने 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मारा है तो उसको जो है इस कानून के तहत बरी नहीं किया जा सकता। प्लस कोई रेपिस्ट है तो उसको भी नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे कि गुजरात सरकार से पूछा गया कि भाई आपने फिर इस कानून के तहत इनको कैसे बरी कर दिया, जबकि ये कानून तो इस चीज को अलाउ ही नहीं करता है। यहां पे देखो ये चीज करेक्ट कर लेना, 2014 में अमेंडमेंट हुआ था, नॉट 2004। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ था गुजरात माफी लॉ का, जो कि 1992 का लॉ है, उसको 2014 में अमेंड किया गया था, जिसमें काफी सारी चीजें स्ट्रिक्ट कर दी थी कि 2 से ज्यादा मर्डर किसी ने किया या कोई रेपिस्ट है तो उसको इस कानून के तहत माफी नहीं मिल सकती है। अब गुजरात सरकार से यही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपने कैसे माफी दे दी? अगर इस कानून के तहत माफी नहीं दी जा सकती तो आपने माफी कैसे दे दी? तो गुजरात सरकार ने बोला कि देखो ये जो बिल्किस बानो जी का मामला था ना, ये 2014 से पहले में था, तो यहां पे ना 1992 वाला कानून लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, और इसी के तहत हमने इनको बरी कर दिया। क्लियर हुई ये बात? किसी को दिक्कत है इतने में? कोई प्रॉब्लम समझने में? ठीक है, इस कानून का नाम है गुजरात माफी नीति। ठीक है, गुजरात माफी लॉ। अब 1992 का कानून था, 2014 में अमेंड किया, जिसके तहत इन 11 कन्विक्ट्स को यहां पे रिहा कर दिया गया। क्वेश्चन ये उठा गुजरात सरकार से कि आपने सिर्फ इन 11 ही कन्विक्ट्स को क्यों बरी किया? आपके पास तो बहुत सारे लोग होंगे, और जो ये 11 कन्विक्ट जब बरी हुए थे ना, तो आपको देखने में आया होगा काफी सारे पिक्चर सोशल मीडिया पे कि इनके गांवों में फूलों से स्वागत हुआ है, जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा काम करके ये लोग लौटे हैं। तो ये वाली चीजें थी। इसमें देखो एक मामला और फंसा था। मामला क्या फंसा था? जब गुजरात सरकार ना माफी देने वाली थी इन 11 लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर गया था कि मैटर तो मुंबई की कोर्ट ने सुना है, तो गुजरात सरकार के पास ये पावर कहां से आई कि वो डिसाइड करेगी कि इनको छोड़ा जा सकता है अपने स्टेट लॉ के अंडर में? तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो मैटर तो गुजरात में हुआ था, तो ये पावर तो गुजरात सरकार के पास ही है। अब इन सबके बाद क्या हुआ? देखिए इनकी लॉयर है, उनका नाम है शोभा, सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही फेमस लॉयर है शोभा गुप्ता। तो वो इनकी लॉयर थी और उन्होंने ना पीआईएल फाइल करने की कही थी, और वो पीआईएल फाइल कर भी दी थी, जिसके वजह से अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने, ये आज ही की न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है गुजरात गवर्नमेंट को, सेंटर को, कि बिल्किस बानो केस में आपने किस तरीके से प्रीमैच्योरली 11 मैन का सेंटेंस को कम कर दिया है जो कि गैंग रेप एंड मर्डर में फंसे थे। अब ये न्यूज, ये पूरी कहानी आई होप आपको समझ में आया हो। आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मतलब बिल्कुल गुस्से वाला ही अंदर से आ रहा होगा। और आज का सेशन लेट भी इसलिए हुआ है क्योंकि पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए ना, मुझे कहानी पता थी, लेकिन डेटा कलेक्ट करने के लिए मुझे काफी कुछ इसमें लिखना पड़ा, पढ़ना पड़ा। तब मैंने कहा कि आपके साथ जब लेंगे वीडियो तो सब कुछ कवर करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे एक औरत जो है वो अपने गांव गई थी ईद मनाने के लिए, उसको उसी के गांव के नेटिव लोगों ने
गैंगरेप किया, उनका किया, उनकी मदर का किया जो कि ओल्ड एज में थी, 3.5 साल की बच्ची को मार डाला। उसके बाद पुलिस ने, डॉक्टर ने उसको बचाने की कोशिश करी, कोई केस लिखने को तैयार नहीं था। एनजीओ के थ्रू मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सीबीआई लगाई, तब जाके फिर इनके केस को सुनने की शुरुआत हुई। गुजरात में इनको धमकी मिलने लगी, इन्होंने मुंबई ट्रांसफर कराया, वहां पे 2007 या 8 में सजा मिल गई 11 लोगों को। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी, सब कुछ सही चल रहा था। 14 साल की सजा भी ये लोग काट चुके थे 11 लोग, एंड फिर इनको अभी बरी कर दिया गया 15 अगस्त 2022 को बाय द गुजरात गवर्नमेंट। कौन सा कानून का यूज करके मैंने आपको बता दिया है। अब क्या हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही डिटेल में है। इसके बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और कभी भी देखो अपने लाइफ में मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, कभी भी कोई भी चीज ना बायस होके मत सुना करो, जब तक उसके जड़ पे मत चले जाओ। अब जड़ पे जाने का तरीका ये नहीं होता है कि आप कोई वीडियोस देख लो, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है ना, हर न्यूज़पेपर किसी एक बायस को फॉलो कर रहा है, कोई किसको कर रहा है। प्रॉपर रिसर्च करो, फिर अपना ओपिनियन बनाओ। आप जिस विचारधारा से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता है, आपको फेयर पता चीजें होनी चाहिए, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे